राजा प्रताप अपने राज्य के जंगल के एक तालाब के नजदीक खड़ा हुआ गहरी सोच में घूम रहा था। उसका पुत्र राजकुमार अर्जुन वृक्ष के नीचे बैठा हुआ काफी देर से अपने पिता को गहरी सोच में टहलते देख रहा था। राजकुमार अर्जुन उठकर अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी, वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आप हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और घंटों गहरी सोच में घूमते रहते हैं, परेशान रहते हैं। पहले तो आपके साथ माँ भी आती थी, परंतु बीमारी की वजह से वो नहीं आ पाती। देखिए, आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप हर वर्ष यहाँ पर आते क्यों हैं, क्या माजरा है। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। एक रहस्य जो मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं बताया बेटा। तुम यही समझते हो ना कि तुम हमारे एक लौते बेटे हो, परंतु सच्चाई ये नहीं है। हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब ये है बेटे कि तुम हमारे सबसे छोटे पुत्र हो। तुमसे बड़ा एक और हमारा पुत्र था और तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी। एक रात की बात है, तुम्हारी माँ ने जंगल में घूमने की इच्छा जताई और मैं अपने परिवार को यहाँ जंगल की सैर के लिए ले आया। मैं और तुम्हारी माँ बहुत खुश थे। उस समय तुम अपनी माँ की गोद में थे, जबकि तुमसे बड़े तुम्हारे भाई बहन झाड़ियों में जाकर खेलने लगे। मगर अगले ही पल एक भयंकर धुंध उठी और अचानक से उठती हुई धुंध में मैं और तुम्हारी माँ बुरी तरह से डर गए। लेकिन कुछ ही क्षणों में वो धुंध समाप्त हो गई और उसके साथ ही तुम्हारे भाई और बहन न जाने कहाँ गायब हो गए, चले गए। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन चौंक जाता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? तो क्या आपने कभी ये पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि वो धुंध अचानक से कैसे उठी और मेरे भाई और बहन कहाँ लापता हो गए? नहीं पुत्र, नहीं। बहुत पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक उसका रहस्य पता नहीं लग पाया। और तुम्हारे भाई और बहन को मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन न जाने वो जमीन में समा गए या आसमान में उड़ गए, पता ही नहीं चला। बस तब से हर वर्ष हम यहाँ पे आते हैं और अपनी उन संतानों को याद करते हैं, उनकी याद में तड़पते हैं। क्या करे। राजकुमार अर्जुन अपने पिता के कंधे पर हाथ रखता है। काश आपने मुझसे यह रहस्य पहले ही बताया होता पिताजी। आप चिंता ना करें। अब मैं जब तक अपने भाई और बहन के लापता होने का रहस्य पता नहीं लगा लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए पिताजी, अब महल चलते हैं। राजा प्रताप अपने पुत्र राजकुमार अर्जुन के साथ वहां से चला जाता है। केशव नगर राज्य से सटा हुआ कैलाशपुर नाम का एक गांव पड़ता था। उस गांव में अशोक नाम का एक लकड़हारा अपने बूढ़े पिता के साथ रहा करता था। अशोक जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था कि तभी उसका पड़ोसी गंगाराम मिल गया। अरे वाह, रुको भैया रुको। अच्छा हुआ अशोक जो तू मुझे यहीं मिल गया, मैं तेरे पास ही आ रहा था। अब क्या हुआ गंगाराम जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? अरे 2 महीने पहले तूने मुझसे कर्ज लिया था और ये कहा था कि तू 1 महीने बाद चुका देगा। अब मुझसे सीधी तरह से मेरा कर्ज चुका दे तू। अरे आप तो जानते हैं गंगाराम जी, वो कर्ज मैंने अपने पिताजी के बीमारी की वजह से लिया था और देखिए उनका इलाज तो अभी तक चल ही रहा है। और इस समय बारिश का मौसम है, जंगल में लकड़ियां हैं गीली जो अच्छे दामों पर बिक नहीं रही। तो बताइए मैं क्या करूं? आप चिंता न करिए, मैं जल्द ही आपका कर्जा चुका दूंगा। अरे चुका दूंगा क्या होता है? बहुत हो गया अशोक। मैं तुझे केवल 5 दिन की मोहलत और देता हूँ। 5 दिन के अंदर अंदर अगर तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो ये मामला मैं पंचायत में उठा लूंगा। फिर मत कहना कि गंगाराम जी आपने मुझे अपमानित करवा दिया। बड़े आए कर्ज लेते हैं देते नहीं हैं।
ससुरे कहीं के। इतना कहकर गंगाराम गुस्से से पांव पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। अशोक घर वापस आ गया और उदास बैठ गया। अरे बेटा, तुम तो जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, वापस क्यों आ गए? और जब गए थे तब तो सही थे, अचानक से ये उदास कैसे हो गए? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पिताजी। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी बीमारी को लेकर तू बहुत परेशान है। और तूने गांव में काफी लोगों से कर्जा भी लिया हुआ है। अब कर्जदार तुझे तंग कर रहे हैं, यही परेशानी है ना बेटा? अशोक की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी बात नहीं है पिताजी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अशोक को नजदीक बुलाते हैं। अशोक बेटा, मुझे एहसास हो गया है कि अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, इसीलिए मेरे इलाज के लिए अब और गांव का कर्जदार मत बन। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। इतना कहकर अशोक का बूढ़ा पिता अशोक के कान में कुछ कहता है। अशोक रोने लगता है। पिताजी, पिताजी, आपने मुझे ये बात क्यों बताई? कह दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। कहिए, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ है ये। नहीं बेटा, नहीं, मैंने तुझे जो कुछ भी बताया उसका एक एक शब्द सत्य है। बरसों से अपने मन में यही बोझ लिए बैठा था, आज उसे हल्का महसूस कर रहा हूँ। अशोक कुछ नहीं कहता और घर से बाहर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है। शाम को अशोक जब लकड़ियाँ काटकर वापस आया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पिता मृत अवस्था में चारपाई के नीचे पड़ा था। पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। लेकिन अशोक के पिता कोई जवाब नहीं देते। अशोक भारी मन से अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया और अशोक धीरे धीरे संभल गया। कुछ दिन बाद अशोक कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा रहा था कि तभी उसका एक पुराना ग्राहक उसका रास्ता रोक लेता है। ए भाई, मेरे पैसे वापस कर। क्यों? क्या हो गया तुम्हें? अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, आखिरी बार जो तू मुझे लकड़ियाँ बेच कर गया था ना, गीली थी वो, गीली, किसी काम की नहीं थी। मुझे उनके दाम वापस चाहिए। ला, पैसे वापस कर। अब देखिए, मैंने तो आपसे कहा था कि जंगल में वर्षा हो रही है, मेरी लकड़ियां गीली हैं, लेकिन आपने ही मुझसे कहा था कि कोई बात नहीं, गीली लकड़ी में भी आग लगती है तो मुझे कम दाम में दे दो। मैंने तो कम दाम में आपको दे दी, अब क्या दिक्कत है? अरे मुझे ये ज्ञान की बातें मत बता। तेरी लकड़ियाँ नहीं जली बस, तो मुझे मेरे पैसे वापस कर। ला दे, निकाल पैसे। देखो, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। गांव में न जाने कितनों से तूने कर्जा ले रखा है ना। रुक जा बेटा, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, तुझे मजा चखा के रहूंगा। हाँ। इतना कहकर ग्राहक वहाँ से चला जाता है। अशोक उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। शाम को जब अशोक वापस आया तो देखा कि उसके घर पर वही ग्राहक गंगाराम और कुछ लोग खड़े हुए थे। अशोक उन्हें देखकर चौंक गया। अरे क्या बात है, तुम सब मेरे दरवाजे पर ऐसे क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हैं? लड्डू पेड़ा खाने आए हैं। अरे गधे कहीं के, मैंने तुझे 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन इस बीच तेरे पिता गुजर गए, इसीलिए मैंने तुझसे अपना कर्ज नहीं मांगा। परंतु अब तेरे पिता को गुजरे हुए बहुत समय हो गया। ला भैया, मेरे पैसे निकाल दे। ला। और मुझे भी मेरे पैसे वापस चाहिए। ला भैया, मेरे भी पैसे वापस कर। देखिए, मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा,
लेकिन मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, बस थोड़ा सा समय। लेकिन कोई भी अशोक की बात मानने को तैयार नहीं था। ना 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 ना, कोई समय वमय नहीं मिलेगा। अरे देखते क्या हो तुम लोग, इसकी नीयत खराब है। मारो ससुरे को, मारो साले को। हाँ सही बात है, गीली लकड़ियाँ बेचता है, लोगों को मूर्ख बनाता है, पेलो साले को। सभी लोग अशोक को मारने ही वाले थे कि तभी गांव का मुखिया आ गया। अरे बस करो बस, यार तुम लोग कर क्या रहे हो? आखिर एक अनाथ की जान लोगे क्या है? अरे भाई वो एक लकड़हारा है, कोई बड़ा व्यापारी नहीं जो तुम सबका कर्ज अचानक से चुका देगा। देखो जब वो समय मांग रहा है तो उसे समय दिया जाए, समझे? अशोक तू अब धीरे धीरे करके इन सब का कर्जा लौटा देना, समझ गया? हाँ जी मुखिया जी, मैं सबका कर्जा चुका दूंगा, लेकिन ये मेरा पुराना ग्राहक है, ये तो बेवजह झूठ बोलकर मुझसे पैसे मांग रहा है। मुखिया को अशोक से थोड़ी हमदर्दी थी। देखो मैं जानता हूं कि ये ग्राहक झूठ बोलकर अपने पैसे वापस पाना चाहता है, अब मगर यही ग्राहक सारे गांव वालों को भड़काकर तुम्हारे घर पर ले आया है। इसके पैसे देने में ही भलाई है, आगे जाकर ये तुम्हारा और भी नुकसान कर सकता है, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं आप सबका कर्ज चुका दूंगा। हाँ। सभी लोग वहां से चले गए। अशोक अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अब इतने सारे लोगों का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा, कैसे? मेरी मदद कर भगवान, मेरी मदद कर। अगले दिन अशोक जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। अशोक एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा होता है कि तभी अचानक एक कबूतरी तेजी से उड़ती हुई आती है और पेड़ से टकराकर घायल अवस्था में नीचे गिर जाती है। अशोक कबूतरी को देखता है। अशोक कबूतरी की ओर दौड़ता है। हो हे भगवान, इसके शरीर से तो खून निकल रहा है। अरे आखिर तुम्हें इतना तेज उड़ने की जरूरत क्या थी? हाँ? तभी कबूतरी इंसानी आवाज में बोलती है, नहीं, मैं किसी से भाग रही थी, मुझे बचा लो। इस समय मुझे यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाओ। मेरे पंख घायल हो गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकती। अशोक 2 कदम पीछे हट जाता है। हाँ? कबूतर, ये क्या है? मनुष्य की आवाज में बात कर रही कबूतरी, ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ये कबूतरी नहीं हो सकती, जरूर कोई पिशाचनी होगी। हाँ। मेरी बात का विश्वास करो, मेरी जान को खतरा है। मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी मदद करो, अन्यथा मैं मारी जाऊंगी। अशोक गहरी नजर से कबूतरी को देखने लगा। कुछ देर बाद वो कबूतरी को उठाता है और तेजी से अपने घर ले जाता है। अशोक जड़ी बूटियां पीसकर कबूतरी के शरीर पर लगाता है। हाँ कोई बात नहीं, कुछ देर बाद तुम्हारा खून बहना रुक जाएगा, ठीक है, और तुम्हें आराम मिल जाएगा। अब ज्यादा हलचल मत करो, शांत रहो। कुछ देर बाद कबूतरी का रक्त बहना बंद हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब कबूतरी की आंख खुली तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। वो पंख फड़फड़ाते हुए उठ गई। अशोक अभी तक जाग रहा था। लगता है तुम पूरी रात नहीं सोए। हाँ, जो जड़ी बूटी मैंने तुम्हें लगाई थी, मैं देखना चाहता था कि वो असर कर भी रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही होती तो मैं तुम्हें किसी वैद्य के यहाँ ले जाता, परंतु अब सब ठीक है। तुम्हारे जैसे मनुष्य इस संसार में बहुत कम होते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं। धन्यवाद, तुमने मुझ पर विश्वास किया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरा नाम राजकुमारी है। अशोक के मन का डर अब काफी कम हो चुका था। वो मुस्कुराया। आई राजकुमारी? तो तुम कहना चाहती हो कि तुम राजकुमारी हो? इसके आगे क्या है? इसके आगे नहीं पता।
इसके आगे मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताओ कि तुम जंगल में भाग क्यों रही थी? एक जादूगरनी से, जो मनुष्य की बलि देकर बहुत शक्तिशाली बनकर अपना काला साम्राज्य इस संसार में स्थापित करना चाहती है। वो मेरी बलि देने वाली थी। मैं उससे बचकर भाग रही थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस वृक्ष से टकराई जिसे तुम काट रहे थे, और तुमने मुझ पर विश्वास किया और यहाँ ले आए। ओ, अच्छा ये बताओ कि तुम इंसानों की आवाज में कैसे बोल सकती हो? देखो, तुम्हें इतना तो विश्वास हो गया होगा कि मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। सारी बातें आज ही पूछ लोगे क्या? अपनी बहन को कुछ खिलाओगे नहीं? ये सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, तुमने मुझे अपना भाई समझा, लेकिन सही बताऊं तो तुम्हारे भाई के पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक बहुत ही गरीब लकड़हारा हूँ। अब तुमसे क्या ही छुपाऊं कि मेरी जिंदगी में इस समय क्या चल रहा है। इतना बोलकर अशोक सारी घटना कबूतरी को बताने लगा। तुम्हारे गांव वाले क्या एक अनाथ की जान लेने पर तुले हुए हैं? चिंता मत करो, मैंने तुम्हें अपना भाई माना है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। देखो, मैं तो जंगल में अभी हाल फिलहाल नहीं जाने वाली। तुम एक काम करो, कल जिस वृक्ष को तुम काट रहे थे उसके ठीक सामने एक पुराना वृक्ष है जिसकी डालियां सूख चुकी है। उस वृक्ष के नीचे खुदाई करना, तुम्हें वहां कुछ मिलेगा। वो इतना होगा कि तुम्हारा कर्ज आराम से चुक सकता है। लेकिन वहां ऐसा क्या मिलेगा? समझ लो, तुम्हारे लिए खजाना होगा। ओ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तुम सवाल बहुत करते हो। अरे, मैं बरसों से जंगल में हूँ। हम पक्षी जंगल के बहुत सारे रहस्य जानते हैं। अब जाओ, देर मत करो। अशोक कुल्हाड़ी लेकर उस सूखे हुए वृक्ष के पास चला गया और खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा मटका नजर आया। मटके को खोलने पर उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थीं। अशोक की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ता हुआ घर वापस आया। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत सारा धन है। इससे तो ना केवल मैं अपना कर्जा चुका सकता हूँ, बल्कि पूरा का पूरा खेत खरीद सकता हूँ। कबूतरी हंसने लगी। आ जाओ, जाकर अपना कर्ज चुकाओ और बहुत अच्छे अच्छे खाने लेकर आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। अशोक मुस्कुराता है। ओ कबूतरी बहन, तुम्हारी बातें बिल्कुल मनुष्यों जैसी है। हाँ, मजा आता है तुम्हारे साथ। अशोक सबसे पहले ग्राहक के पास गया और उसका कर्ज चुका दिया। फिर गंगाराम के पास जाकर कुछ मुद्राएं हाथ में रखते हुए, हाँ तो गंगाराम जी, ये रहा तुम्हारा कर्ज, ये पकड़ो। ए भैया, तेरे पास इतना जल्दी से धन कहाँ से आ गया? देखो, तुम्हें अपने कर्जे से मतलब होना चाहिए, कहां से आया इससे मतलब नहीं होना चाहिए। पकड़ो। इस तरह अशोक ने सारे गांव का कर्ज चुका दिया और अच्छे पकवान लेकर घर आ गया। अशोक और कबूतरी ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। गांव में हंगामा मच गया कि अशोक ने अचानक सारे गांव का कर्ज चुका दिया है। न जाने उसके पास इतना धन कहां से आ गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। अशोक और कबूतरी की मित्रता दिन ब दिन गहरी होती गई। अब अशोक का टूटा फूटा घर एक अच्छे घर में बदल चुका था। उसने गांव में एक सुंदर खेत भी खरीद लिया था। उसका मान सम्मान गांव में बढ़ चुका था। लेकिन ये बात गंगाराम को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। गंगाराम अपनी पत्नी से कहता है, देख रही हो भाग्यवान, कल तक अशोक एक मामूली सा लकड़हारा था,
गांव में हर कोई उसके मुंह पर बुरा बुरा बोल देता था, परंतु आज गांव में सबसे धनी व्यक्ति कहलाता है। बताओ भला। सब किस्मत का खेल है, आपको इससे क्या? आपको आपका कर्ज वापस मिल गया ना? लेकिन न जाने क्यों मुझे अशोक से नफरत होने लगी है। अगर कोई मौका मिले ना उसको अपमानित करने का, मैं मौका छोड़ूंगा ही नहीं। इतना कहकर गंगाराम घर से बाहर निकल गया और दूर से अशोक के घर को देखने लगा। तभी उसे अशोक की बातचीत की आवाज सुनाई दी। अरे ससुरा, ये अशोकबा बातचीत किससे कर रहा है? ये तो अकेले रहता है, देखता हूँ, रुक जा। गंगाराम चुपके से खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका। वहां उसने देखा कि कबूतरी मनुष्य की आवाज में अशोक से बात कर रही थी। अरे तेरी, ये क्या देख रहा हूँ? ये तो ससुरा एक कबूतरी से बात कर रहा है। अब समझ में आया, अशोक के पास जरूर कोई जादुई मदद है, तभी वो रातों रात धनवान हो गया। हाँ, मुझे ये बात गांव में फैलानी होगी। लेकिन अगले ही पल उसने कदम रोके और सोचा, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे सही मौके का इंतजार करना चाहिए। सुबह सुबह कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है। अगली सुबह अशोक के दरवाजे पर लालाराम, मुखिया और कुछ गांव वाले खड़े थे। अरे, आप सब मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? क्या बात है? वाह 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 वाह, बड़े मासूम बन रहे हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। क्या मतलब? अरे क्या मतलब के बच्चे, वो ग्राहक याद है जिसे धोखे से तुमने गीली लकड़ियां बेच दी थी और जो तुमसे अपना पैसा मांग रहा था? हाँ, लेकिन मैंने तो उसे उसके पैसे दे दिए थे। उस ग्राहक का नाम मोहन था। कल जंगल में उसकी लाश बहुत ही भयानक हालत में मिली है। मुझे पूरा शक है कि उसे तुमने ही मारा है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं उसे क्यों मारूंगा? मैंने तो उसके पैसे वापस कर दिए। फालतू की बात मत करिए, मैं कोई कातिल वातिल नहीं हूँ। देखो अशोक, लाला राम कह रहा है कि मोहन की हत्या तुमने करवाई है और मुझे भी शक हो रहा है। क्या? अरे मुखिया जी, कम से कम आपको तो मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप लाला राम की बातों में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लाला राम ने बताया है कि तुम्हारे पास एक कबूतरी है जो मनुष्य की आवाज में बात करती है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। अगर वो कबूतरी नहीं मिली तो हम लाला राम की बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर मिल गई और वो बोल सकती है तो बेटा, इसका मतलब है कि तुमने कोई ना कोई काली सिद्धि की है। इसी वजह से तुम अचानक से धनवान बने और अब बदला ले रहे हो। इतने में कबूतरी उड़कर आती है और जोर से बोलती है, ये झूठ है, अशोक ने ऐसा नहीं किया। गांव वाले डर जाते हैं। अरे तेरी दादा रे दादा, इसका मतलब लाला राम सही कह रहा है। कबूतरी मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकती है? ये क्या माजरा है भाई? मुखिया जी, आराम से। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अशोक गांव वालों को पूरी घटना बताता है कि कैसे कबूतरी उसके जीवन में आई। अरे मुखिया जी, इसकी बातों में मत आइए, ये झूठ बोल रहा है, झूठ। मेरा कहना मानिए और इसे इस कबूतरी के साथ गांव से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगा। पता नहीं कौन सा काला जादू सीख कर आया है, क्या पता भाई, हैं? गांव वाले अशोक की कोई बात नहीं मानते। वो अशोक और कबूतरी को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। अशोक और कबूतरी जंगल में चले गए। हाँ, देखा बहन, आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। अब लाला राम को न जाने तुम्हारे रहस्य के बारे में कैसे पता चल गया और उसने इसका फायदा उठाकर पूरे गांव से निकलवा दिया। बताओ भला, जब से मैं धनवान बना था तब से ही उसकी आंखों में जलन देख रहा था। ये सही है, लेकिन मोहन की हत्या किसने की? अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मानो या ना मानो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मोहन की हत्या किसने की है। ये गांव में पहली हत्या नहीं है।
जरूर उस जादूगरनी ने अपनी मायावी शक्तियां बढ़ाने के लिए मोहन की जान ली है। तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि मैं उसकी कैद से भागी थी। वो मेरी बलि देने वाली थी। शायद तुम सही कह रही हो। उसका अंत करना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे? वो तो बहुत शक्तिशाली होगी। मैं उसका ठिकाना जानती हूँ, क्योंकि मैं भी उसकी कैद से बचकर निकली हूँ। हैं? आखिर तुम हो कौन? जब मैं तुम्हें पहली बार घर लाया था, तुमने सिर्फ ये बताया था कि तुम्हारा नाम राजकुमारी है। तुम्हारी सच्चाई क्या है? और तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बोल सकती हो, ये क्यों नहीं बता रही हो? सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। जब से मैंने खुद को देखा है, कबूतरी के रूप में देखा है, लेकिन भीतर से आवाज आती है कि मैं कोई और हूँ। जब भी जादूगरनी मुझसे बात करती थी, राजकुमारी कहकर पुकारती थी, इसलिए मैंने अपना नाम वही मान लिया। लेकिन इन बातों का कोई फायदा नहीं। सोचो कि जादूगरनी का अंत कैसे किया जाए। अशोक गहरी सोच में डूब गया। मैं एक साधु महाराज को जानती हूँ, जो यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे साधना में लीन रहते हैं। मैंने जादूगरनी के मुंह से कई बार उनका जिक्र सुना है। वो कहती थी कि आज तक उन्हें नहीं हरा पाई, लेकिन एक दिन जरूर हराएगी। मुझे लगता है वो साधु हमें कोई समाधान दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं उनके पास। चलो। कबूतरी उड़ चली और अशोक उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो उसे एक घने वृक्ष के पास ले गई, जिसके नीचे एक साधु तपस्या में लीन बैठे थे। अशोक भी पास में बैठ गया। अशोक को देख साधु ने धीरे से आंखें खोलीं। ओ, आखिरकार तुम आ ही गए। हैं? आपका कहने का क्या मतलब है? चिंता मत करो, सारे मतलब तुम्हें पता लग जाएंगे। बताओ, यहाँ क्यों आए हो? अशोक ने पूरी घटना बताई। बहन कबूतरी का दावा है कि मोहन की हत्या जादूगरनी ने की है, और ये आखिरी हत्या नहीं है। वो अपनी मायावी शक्तियां बढ़ा रही है। तुम्हारी बहन कबूतरी बिल्कुल सही कह रही है। जादूगरनी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई, इसी वजह से उसका क्रोध बढ़ गया। अब वो साधारण मनुष्यों को मारकर अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कौन सा मकसद? समझा नहीं मैं। हाँ, वो भी तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। अगर तुम वास्तव में जादूगरनी का अंत करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उसे मारने का हथियार दे सकता हूँ। साधु ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल उनके हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल प्रकट हो गया, जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। साधु ने वो त्रिशूल अशोक के हाथ में देते हुए कहा, ओम। ये लो, जादूगरनी के दिल पर वार करना, लेकिन याद रखना, उसकी आंखों में मत देखना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये त्रिशूल बेकार हो जाएगा और तुम भी मारे जाओगे, और कबूतरी भी, और जादूगरनी अपने मकसद के और करीब पहुंच जाएगी। वहां जाकर तुम्हें कुछ चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी देखोगे वो सत्य होगा। जाओ, अब देर मत करो। हाँ, कबूतरी, बताओ वो कहाँ रहती है? चलो। यहाँ से दाईं दिशा में एक बड़ा ही विचित्र और भयानक खंडहर है। जादूगरनी हमेशा उसके अंदर रहती है। तो अब समय आ गया है उसका अंत करने का। कबूतरी अशोक को लेकर खंडहर की ओर उड़ चली। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गए। खंडहर के सामने वीराना और सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर से किसी औरत के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। ये आवाज जादूगरनी की है। तभी एक और आवाज उनके कानों में गूंजी। दोनों पीछे मुड़े तो देखा सामने एक राजकुमार खड़ा था। तुम कौन हो? मैं इस राज्य का राजकुमार अर्जुन हूँ।
बरसों पहले मेरे भाई बहन अचानक से एक कोहरे में गायब हो गए थे। उनकी तलाश में मैं निकला और खोजते खोजते एक साधु महाराज तक पहुंचा। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई बहन के गायब होने का संबंध इस खंडहर में रहने वाली जादूगरनी से है। अगर उसका अंत करूंगा तो मुझे वो मिल जाएंगे। लेकिन साधु महाराज ने यह भी कहा था कि जादूगरनी को खत्म करने का अस्त्र किसी और के पास है। हो वो अस्त्र मेरे पास है। अशोक ने त्रिशूल दिखाया। तो ठीक है, फिर तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। एक से भले दो। हैं? ये क्या विचित्र दृश्य है। एक कबूतरी मनुष्य की भाषा में बोल रही है। ये क्या है? अरे हाँ, ये क्या है कि ये मेरी मुंह बोली बहन है। ये ऐसी बोलती रहती है। मुझे भी नहीं पता कैसे बोलती, क्यों बोलती है, पर बोलती जरूर है। चलो आगे तुमको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। अब चलो, देर मत करो, चलो चलो। अशोक, राजकुमार अर्जुन और कबूतरी खंडहर के अंदर प्रवेश कर गए। खंडहर के भीतर जादूगरनी जो मंत्र पढ़ रही थी, अचानक अपनी आंखें खोल बैठी। उसकी नजर जैसे ही राजकुमार अर्जुन, अशोक और कबूतरी पर पड़ी, वो बुरी तरह चौंक गई। ये क्या देख रही हूं मैं? मेरे तीनों दुश्मन मेरे ही द्वार पर मेरे सामने खड़े हैं। अब तो मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मेरी आंखों में देखो, तुम खुद समझ जाओगे। तभी कबूतरी ने घबराते हुए अशोक से कहा, अशोक, साधु महाराज ने कहा था इसकी आंखों में मत देखना, वरना ये अस्त्र बेकार हो जाएगा। तू मेरे चंगुल से भाग गई थी राजकुमारी, पर अब तू नहीं बच सकती। सच बता, तूने इसे कुछ जादू का पता बताया है? लेकिन अशोक ने बिना समय गंवाए त्रिशूल का वार सीधे जादूगरनी के दिल पर कर दिया। जैसे ही त्रिशूल ने उसका स्पर्श किया, उसके शरीर में आग भड़क उठी। वो जोर जोर से चीखने लगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच कबूतरी एक बेहद सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। अशोक और राजकुमार अर्जुन स्तब्ध रह गए। रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हुए। यही तुम्हारा असली रूप है राजकुमारी। तुम्हारे सामने खड़े ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सगे भाई हैं। ये सुनकर अर्जुन और अशोक दोनों चौंक गए। साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ राजकुमार। जिन दो भाई बहनों की तलाश में तुम यहाँ तक पहुँचे, वो तुम्हारे सामने खड़े अशोक और ये राजकुमारी हैं। बरसों पहले जब तुम्हारे पिता राजा प्रताप परिवार सहित जंगल गए थे, अचानक से घना कोहरा छा गया। उस कोहरे को पैदा किसी और ने नहीं बल्कि इसी जादूगरनी ने किया था। अब कोहरे का फायदा उठाकर उसने अशोक और तुम्हारी बहन का अपहरण कर लिया। वो एक विशेष तंत्र क्रिया कर रही थी जिसमें कि राज परिवार के सगे भाई बहन की बलि चाहिए थी। पहले वो तुम्हारी बहन को कबूतरी में बदलकर खंडहर में चली गई और अशोक को बाहर छोड़ दिया। इत्तेफाक से एक लकड़हारा वहां से गुजरा और नवजात शिशु को अपने साथ ले गया। जादूगरनी ने अशोक को बहुत खोजा मगर अशोक उसे नहीं मिला। देखो, ये निशान देखो। तुम्हारे वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी ये निशान होता आया है। इसका मतलब कि तुम ही मेरे भाई हो। साधु ने वही निशान राजकुमारी को भी दिखाया। अर्जुन की आंखों में विश्वास उतर आया। हाँ, मैं साधु महाराज की बात से सहमत हूँ। मरने से पहले मेरे पिता ने भी ये बताया था कि मैं उनका वास्तविक पुत्र नहीं बल्कि एक खंडहर के बाहर मिला था। तो तुम मेरे सगे भाई हो, तभी तो मेरे मन में हमेशा ये एहसास था कि हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। बुराई का अंत हो चुका है राजकुमारी। तुमने चतुराई दिखाई, तभी अपनी बलि से बच पाई। और नियति का खेल देखो, जादूगरनी का अंत तुम्हारे अपने परिवार के हाथों ही लिखा था।
इतना कहकर साधु मुस्कुराए और रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गए। राजकुमार अर्जुन अपने बड़े भाई अशोक और बहन राजकुमारी को लेकर महल पहुंचा। उन्होंने पूरी घटना अपने पिता राजा प्रताप को सुनाई। राजा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तीनों को गले लगाकर कहा, अरे मेरे बच्चों, आज मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया। और इस तरह वर्षों पुराना रहस्य उजागर हुआ। परिवार फिर से एकजुट हुआ और जादूगरनी का अंत हो गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।